दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज से जैसा कि आप इस पीपीटी के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे कि आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज से हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि पॉलिटी। आज से हम लोग पॉलिटी का नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। नई क्लास आज से हमारी पॉलिटी की रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था हम लोग जीएस की एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें हमने पहली क्लास एंसेंट हिस्ट्री की कर ली है, जो कि बेसिकली अपकमिंग एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पिट का आने वाला एग्ज़ाम है। और आने वाला जो एग्ज़ाम है जिसमें जीएस का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, और आरओ ये बहुत दो एग्ज़ाम है जिनमें जीएस का इम्पॉर्टेंट। आरओ में तो बहुत ही है, इसमें से आपको सारा चीज़ पता है भली बात कि 140 नंबर की जीएस आती है आरओ में। और पॉलिटी अगर मैं अगर पिट की बात करूं, इसमें भी तकरीबन अगर मैं पिट की बात करूंगा तो इसमें भी आपको 25 से 30 नंबर ओवरऑल सारी जीएस की बात करूं, चाहे पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमिक्स, सारा कुछ मिला के 25 से 30 नंबर का ही रहता है। अप्रॉक्स में भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पिछली क्लास में आपको सारी चीज़ें बता दी थी। तो हम एक नया सेशन, नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको दिखाया हूँ कि पहली क्लास में इसमें दिखाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम इंडिया भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, जो कि पॉलिटी के अंतर्गत आता है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। स्टार्टिंग हम लोग जहाँ से एक बेसिक बनता है क्वेश्चन, जहाँ से बेसिक बनने क्वेश्चन की संभावना है आने वाले कभी भी भविष्य में जो एग्ज़ाम होंगे, मान लीजिए कोई आप पीसीएस या इस तरीके से हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे कि हमारा अप्रॉक्स 90% अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है। 100% तो सेफ्टी है, बट 90% तो होना ही चाहिए कि मे बी 10% इधर उधर से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से नहीं आना चाहिए, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लेके चलेंगे कि हमारे जो है 90% क्वेश्चन तो पॉलिटी के फंसी जाए, मतलब वो हम सॉल्व ही कर लें किसी भी तरीके, चाहे ऑप्शन एलिमिनेशन से करें चाहे हम किसी भी तरीके से करें, हम कर ले जाएं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है बच्चों, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर भी हम जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह हम वहाँ पर जाके हमसे जो है अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके डाउट को सॉल्व करने की, और ये आशा करते हैं कि अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, बताएंगे कि नहीं यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, होनी भी चाहिए। क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। जो मुझे पता था, जो जहाँ से मैंने कंटेंट इकट्ठा किया, सारी चीज़ें मैं मतलब एक जगह कंसाइज़ करके आपको देने का प्रयास करूँगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं हमें सर जो है इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात दिमाग में आपको रखना है। जैसे कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज का जो मैं स्टार्टिंग रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मतलब एक जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है, प्रियम्बल से, प्रस्तावना से कई सारे छोटे बड़े एग्ज़ामों में बनते हैं और अच्छे प्रश्न भी बनते हैं। तो वो हम सारे प्रश्न कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे प्रियम्बल से आने वाली, जो आने वाले एग्ज़ामों में आए हुए हैं या आ सकती हैं। ये सारा हम लोग जो है आज की क्लास में देखेंगे। हो सकेगा तो कल हम इसका एनालिसिस करके आएंगे, कौन से क्वेश्चन कौन से सन में कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, पेशेंस बना के रखिएगा। हो सकता है 1-2 दिन क्लास लेट हो जाए, बट आप पेशेंस रखिएगा। मैं प्रॉमिस ये करता हूँ कि चाहे 2 दिन क्लास लेट हो जाए, लेकिन क्लास में कंसिस्टेंसी मैं बरकरार रखने का प्रयास करूँगा। कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें देखना पड़ता है, सारा बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अब बच्चे समझदार, क्योंकि अगर आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको सारी चीज़ें पता है कि मैं किस प्रकार से क्या करता हूँ, क्या है चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बच्चों को पता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिना किसी बकवास के, बिना किसी चीज़ें बताने की कि मतलब ज़्यादा खींचना नहीं है हमको, बस मेन टॉपिक कवर करना है। लेकिन जैसा कि एक चलन चला आ रहा है कि जब भी कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम लोग, अगर मान लीजिए पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं। अब पाठ पढ़ने का काम करते, सरस्वती माता हमारे सामने साक्षात विद्यमान है। लेकिन एक रहता है कि बच्चों के अंदर अगर मोटिवेशन का हम भर देते हैं, मोटिवेशन बच्चों के अंदर स्टार्टिंग हो जाता है, जोश आ जाता है कि नहीं मुझे करना है। एक बच्चों के अंदर मतलब बस एक प्रकार से कह सकते हैं हम फॉर्मेलिटी के लिए बस कर रहा हूँ। बाकी तो बच्चे जो पढ़ने के लिए उद्देश्य से इस वीडियो को देखेंगे वो वाकई में पढ़ने ही वाले होंगे। बकाया जो होंगे वो स्किप करके निकल जाएंगे, क्योंकि उनको क्योंकि यहाँ पे फ़न तो मिलेगा नहीं।
या अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसे जिससे उनको फ़न मिले, जहाँ उनको इंटरेस्ट हो, वो तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे बस उनको लगेगा बोरिंग है तो, बट अगर वो देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। बट एक चलन के तौर पे मैं भी एक मोटिवेशन थॉट के साथ स्टार्ट करूँगा, ताकि शायद मुझे संभावना है कि आपको कुछ शायद मिल जाए। आज का मोटिवेशन थॉट कुछ ऐसा है बच्चों, जो शिक्षा से संबंधित ही है। शिक्षा को बेस मान के, शिक्षा का क्या महत्व होता है, अगर शिक्षा रूपी वृक्ष अगर हमारी ज़िंदगी में उपज जाता है, अगर उसको हम से पाल कर और उसका सेवा पाठ करके अगर हम उसको बड़ा कर देते हैं, तो क्या उसका महत्व है, क्या उससे हमको मिलने वाला है भविष्य में, क्या हम उससे कर सकते हैं, कौन सी उसकी ताकत उससे जनरेट कर सकते हैं, वो हम आज की मोटिवेशन थॉट में कुछ जानेंगे। अगर आपको मोटिवेशन थॉट अच्छा लगे तो बताइएगा, क्योंकि प्रयास तो ये रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे कुछ बच्चों को अच्छा लगे, कुछ हट के हो, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे है ही है। ठीक है, चलिए आज की मोटिवेशन थॉट पे बता देता हूँ। इसके पहले मैं बता रहा था कि बच्चों की ये प्रियम्बल जो मैं दिखाया था, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को देखेंगे तो पहला चैप्टर जो रहता है यही कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम कोई बुक लेते हैं तो बुक का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है, प्रस्तावना होता है, उसमें बता दिया जाता है किससे कैसे क्या मोटिवेट हुए, कैसे बुक स्टार्ट किए, किसके बारे में सारी बुक है, सारा कुछ। तो वैसे ही आज प्रियम्बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे डीप में क्या है क्या नहीं है। इसके पहले हम थोड़ा सा मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आज के मोटिवेशन थॉट को मैं इसलिए आपको ज़्यादा बोलने का प्रयास करता हूँ क्योंकि आज का मोटिवेशन थॉट कुछ ऐसा ही है। एक मिनट, आज का मोटिवेशन थॉट बच्चों कुछ ऐसा है जो शिक्षा से संबंधित है पूरी तरह से। शिक्षा ऐसा वृक्ष है, शिक्षा को अगर हम वृक्ष मान लें, ठीक है, क्योंकि जैसे वृक्ष रूपी है, मैं इसको प्रूव करता हूँ। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है। दिल का मतलब ये नहीं समझना कि वो दिल जो छोटी छोटी चीज़ों में लोग कहते हैं टूट जाता है, बिखर जाता है, दिल टूट गया है, गाना आया था, पत्थर का था दिल मेरा टूट गया, पता नहीं कैसा दिल था वो भगवान जाने, लेकिन ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, मतलब कि आपके अंदर, आपके आत्मा में उगेगा। आपके जब तक आप अंदर से प्रयास नहीं करेंगे ना, शिक्षा आपको अच्छी नहीं लगेगी। जब आप अंदर से पॉजिटिविटी लाएंगे कि नहीं, मुझे शिक्षा रूपी ज्ञान को लेना है क्योंकि इससे मेरा उद्धार होगा, मेरी आने वाली जनरेशन का उद्धार होगा, मैं समाज में कुछ बदलाव लाऊंगा, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे बच्चे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। शिक्षा जो एक प्रकार से अगर मैं दिल में मान लूँ कि शिक्षा का वृक्ष जो है दिल में उगता है, दिमाग में पलता है। आप अगर अपने अंदर रख लिए कि मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है, मुझे ग्रेजुएट बनना है, मुझे समाज में बदलाव लाना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, और अपने साथ 4 लोगों को जोड़ना, 4 लोगों से बोलना, वो 4 और लोगों को जोड़ें, तो ये तो दिल में बता, आपने जो है मन के अंदर रखा है, आपने जो है इसको रखा कि नहीं मेरे हृदय में, मेरे मन में बसा हुआ है, लेकिन दिमाग पे पड़ रहा है। दिमाग से शिक्षा का विकास होता है। दिमाग जितना आप चलाएंगे, जितना आप दिमाग को ग्रोथ करेंगे, जितना आप दिमाग आपका सोचने की क्षमता विकसित होगी, उतना वो पलता है, उसका वृद्धि होती जाती है, ग्रोथ करता जाता है और जुबान से फल देता है। जब आप शिक्षित हो जाएंगे, आप शिक्षित समाज में अगर कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्योंकि वो वृक्ष आपके मन में, दिल में उगा हुआ था और दिमाग में उसको अपने दिमाग को ग्रोथ करा, उसको चारों तरफ सोचने की क्षमता विकसित करी, और जब आप कहीं बोलेंगे तो जुबान से चीज़ें निकलती हैं, तो बोलते हैं लोग ये शिक्षित व्यक्ति लगता है, इसकी भावनाओं से, इसकी जो है बोलचाल से, पर्सनालिटी से लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति जो है शिक्षित है, क्योंकि शिक्षित समाज का निर्माण कर रहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शनल, शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित शब्द का उपयोग करते हैं, तो उनकी भी बात मैं कर दूं, क्योंकि होते तो शिक्षित हैं, कहते हैं हमने MA BA BSc बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फलाना किया है, लेकिन उनके शब्दों से, उनके कामों से ऐसा लगता है कि वो अशिक्षित से भी ज़्यादा गैर गुजरे हुए, क्योंकि अशिक्षित है तो उसको बता दो कि आप ऐसा करना तो वैसा ही करेगा, तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो वो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपके ज़ुबान से उसका फल ज़रूर मिलता है, आप ज़ुबान से सारी चीज़ें बता पाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज की क्लास को बिना किसी तरीके स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये इतना ही मोटिवेशन थॉट मुझे लगता है पर्याप्त है आपके लिए। तो चलिए मैं आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाऊँगा और हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा ऐसा रहे PPT के माध्यम से, ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी का जो है जोश आ जाए, क्योंकि बच्चे जब इसको देखते हैं, जब अपना भारतीय चिन्ह देखते हैं, ठीक है ना, प्रतीक देखते हैं, तो बच्चों को लगता है कि नहीं यार सत्यमेव जयते, हमारी भी डेस्क में होना चाहिए। कुछ बच्चे इसको अपना ज़िंदगी में रखते हैं कि नहीं मेरे डेस्क में एक दिन होना चाहिए। कैसे आएगा जब वो बच्चा अपना सपना पूरा करके कोई अधिकारी रैंक में, IAS IPS अधिकारी रैंक में जाता है, या कहीं पर भी जाते हैं SSC के ज़रिए भी बहुत सारी ऐसी जॉब हैं, वो सोचता है कि मेरे डेस्क में ये भारतीय प्रतीक चिन्ह है, ये रहे। ठीक है, तो ये जो भारतीय प्रतीक चिन्ह है, ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पहले
ये पार्लियामेंट पुरानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थी, अभी नई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को बताया जाए, क्योंकि सभी तो जानते हैं कि नया भारतीय संसद भवन बन चुका है, उसकी स्थापना, उसका जो है पूजा अर्चना हो गई। मतलब उसमें एक जो इस समय जो मानसून सत्र भी चल रहा है और चल भी रहा है, और एक सबसे बड़ी इस सभा से, इस जो संसद भवन से हमको एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी का जो संकेत मिला है, वो महिला संरक्षण बिल जो पास होना था, वो एक नया अध्याय लिखा जा चुका है। एक नए संसद भवन से एक नई चीज़ की विचारधारा, एक नया जो बहुत बड़ा एक बिल है पास हुआ, बहुमत से पास हुआ, सब लोगों ने समर्थन किया। लोकसभा में सिर्फ 2 लोगों ने इसका जो है अपोज किया था, बाकी सभी लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। तो महिला आरक्षण बिल था जो राज्यसभा में, लोकसभा में उनको आरक्षण देने का बिल था 33%। क्योंकि अभी तक जो है हम लोग जब चुनाव करते थे अपने क्षेत्रीय स्तर पर, अपने गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत पर देखते थे 33% महिला सीट आ गई तो वहाँ पे देखते थे महिलाओं को खड़ा करने का। लेकिन महिला आरक्षण का जो प्रावधान है अभी तक संविधान की लोकसभा में नहीं था। लोकसभा में जनजातियों और जातियों के लिए संरक्षण था, लेकिन यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई संरक्षण नहीं था। तो ऐसा ही कुछ था कि महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहिए, उन्हें भी संरक्षण मिलना चाहिए कि 33% महिलाएं भी रहेंगी। ठीक है, 33% महिलाओं का इस उद्देश्य से कि 1/3 अगर 3 व्यक्ति हैं, तो 3 लोग टोटल हैं, तो 1 महिला ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 3 में 2 पुरुष हो जाएंगे, 2 मेल हो जाएंगे और 1 फीमेल हो जाएगी। ये इनकी विचारधारा है कि अगर हम 100 लोगों को लेकर चलते हैं तो ये रेशियो रहेगा कि 33 लोग रहेंगे, 33 महिलाएं रहेंगी, बाकी जो बचे हुए रहेंगे वो पुरुष रहेंगे। तो ऐसी करके विचारधारा है, उनको लेकर चलना है। अच्छी एक विचारधारा है कि महिलाओं को आगे आके पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जो एक विचारधारा पिछली थी कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती थी, वो आज सब कुछ कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं इसलिए बताना चाहता, मैं दिखाना चाहता था कि बच्चों देखो, ये अपना नया पार्लियामेंट है। नया पार्लियामेंट में आते ही एक नया सत्र चला, मानसून सत्र चल रहा है इस समय भी, और एक अच्छा सा पॉजिटिव रिजल्ट आया, महिला संरक्षण बिल पास हो गया। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सब लोगों ने समर्थन किया। सारे भारत की महिलाओं ने इसका खूब समर्थन किया और खूब जो है उस दिन खुशी का माहौल था। पिछले कुछ दिन पहले खुशी का माहौल था। महिलाएं अपने पतियों का खूब स्वागत करी, जो वहाँ से विधानसभा से, जो संसद भवन से वापस लौटे, जितने भी संसद भवन लोकसभा सदस्य थे, राज्यसभा सदस्य थे, उन लोगों को समर्थन किया। वो लोग बहुत उनका हुआ कि आपने अच्छा समर्थन किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबने इसका सपोर्ट किया है। क्योंकि हर जगह विपक्ष और पक्ष दोनों होते हैं, तो लोगों ने समर्थन किया है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा करंट से संबंधित थोड़ा सा चीज़ें अगर अच्छी रहती हैं तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपके सामने लेके आया था। बाकी चलते हैं, आज की क्लास को हम बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे और आशा करेंगे कि आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन लगेगी। और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा बच्चों कि आपको वाकई में क्लास कैसी लगती है, या कुछ मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि देने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं दे पाते। पिछली बार मैंने एक वीडियो तो शूट कर ली थी, लेकिन किसी कारणवश वीडियो डिलीट हो गई, फिर मुझे दोबारा मतलब शूट करना पड़ रहा है। और कोई नहीं, क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है तो प्रयास करना चाहिए। हो सकता है इस बार कुछ और बेस्ट देने का प्रयास करूं मैं, तो होता है कई बार की चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये पुस्तक आप देख रहे होंगे, ये भारतीय संविधान की ही पुस्तक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं कुछ ऐसी पीपीटी लेके आया था। तो प्रस्तावना में हम आज प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रियम्बल जिसे कहते हैं, प्रियम्बल भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किन किन बच्चों को याद है? मुझे लगता है अगर किसी बच्चों को याद, क्योंकि अगर ये ऑनलाइन होती तो हम सामने देखते कि हाँ या ना में जवाब आता। मे बी अगर मैं पहला प्रश्न मेरा है, प्रस्तावना किन किन बच्चों को याद है? ईमानदारी से अगर किसी को कुछ भी याद रहे, हम भारत के लोग से ही याद रहे, तो मुझे बताएंगे कि हमें सर याद थी, हम जो है उस समय तो नहीं बता पाए, लेकिन हम ईमानदारी से बताते हैं। तो हम उस बात को ज़रूर मानेंगे कि बच्चे जो है बता रहे हैं, ईमानदार तो है ही है। हम ऐसा तो नहीं मानते कि बच्चे ईमानदार नहीं, बच्चे ईमानदार होते हैं। बच्चे जो बोलेंगे वो बात सत्य होगी। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे जो है प्रेमल भारतीय संविधान की उद्देशिका, मैं सबसे पहले बात बताऊँगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा कि मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर तो उद्देशिका लिखा हुआ सर। तो प्रस्तावना और उद्देशिका में अंतर क्या है, थोड़ा सा इस बात को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ, फिर मैं इस चैप्टर में आता हूँ। क्योंकि पहला ही प्रश्न बच्चों में उठ जाता है कि यहाँ पे सर उद्देशिका लिखा हुआ है, आपने कहा भारतीय संविधान की हम लोग प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पहले चर्चा कर ही देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपकी डाउट क्लियर करता चलूँगा तो हो सकता है आपको आगे अच्छा लगे कि नहीं सर पहले ही डाउट हमारे क्लियर कर दें। क्लियर कट डाउट होना चाहिए कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो बच्चों आपके दिमाग में आया होगा पहले ही कि प्रस्तावना और उद्देशिका में अंतर क्या है, उद्देशिका क्या है।
ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न दिमाग में आ जाता है कि प्रस्तावना उद्देशिका में अंतर का है। प्रियम्बल तो दोनों का मतलब होता है, इंट्रोडक्शन में भी बोलते हैं, लेकिन संवैधानिक भाषा में प्रियम्बल शब्द ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि उद्देशिका, प्रियम्बल माने उद्देशिका होता है, लेकिन उसी का मिलता जुलता शब्द प्रस्तावना है, जो कि देखने में बड़ा सुनना अच्छा लगता है और उससे बच्चे समझ भी आते हैं आसानी से, तो उसको शब्द को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन मैं समझाऊंगा कि दोनों का मतलब क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, अगर कोई गलती हो तो मुझे ये भी बताइएगा कि नहीं जो है सर यहाँ पे आपने थोड़ा मिस्टेक कर दी है, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं सीखा हूँ दूसरों से, तो आप हमसे सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरे से कुछ गलती होती है, आपको पता है, तो आप ज़रूर बताइएगा, गलतियों को बताना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि टीचर ज़रूरी थोड़ी होता है कि सब कुछ जानता हो, बच्चे टीचर से ज़्यादा भी जानकार होते हैं, क्योंकि मैं भी कहीं बच्चा हूँ और मैं भी किसी टीचर से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो प्रस्तावना शब्द की जब मैं बात करता हूँ बच्चों, तो प्रस्तावना तो आपने जब देखा होगा कि संविधान सभा का जब गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, संविधान सभा का, क्योंकि इसकी पहले की कहानी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास बड़ी होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि जब भारत आज़ाद होने वाला था, सबकी विचारधारा कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, हम भी अपने संविधान के अनुसार अपना कानून बनाएंगे, हम दूसरे देश के अधीन नहीं रहना चाहते हैं। अंग्रेज़ों का मानना यह था कि नहीं, हमारे संविधान के हिसाब से चलिए, हम अभी तो शासन कर ही रहे हैं, आने वाले 100-200 साल तक और शासन करना चाहते थे। ये 1942 की बात है। तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया, आपको पता होगा क्रिप्स मिशन आया, तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि हम जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो जाएगा, हम लोग जो है आपके लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, लेकिन संविधान सभा हमारे अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्रिप्स मिशन जब आया था तो उसमें यही बात कही गई थी। तो भारतीयों की बात अच्छी नहीं, क्योंकि उसमें सारे अंग्रेज़ थे और इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। तो भारतीयों ने इसका बहुत बहिष्कार किया। बहुत लोगों ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है, सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगी। मैं पीछे से कहानी को उठा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ, 1946 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, तो 1945 में ख़त्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गया बच्चों, तो होता क्या है, एक मिनट, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है तो बात ये निकल के आती है बच्चों, हाँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, ये मैं आपको यहाँ बताना चाहता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे 1946 में, ठीक है, संविधान सभा का गठन होता है और कैबिनेट मिशन भारत आता है। क्या आता है, कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। अब मैं इसे नहीं बताऊँगा, 3 लोग थे, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, यहाँ पे स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो ऐसे करके 3 सदस्य जब आते हैं, वो लोग आते हैं, बोलते हैं कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, अस्थायी सदस्य रहते हैं। फिर 11 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य होते हैं। फिर 11 दिसंबर को पुनः बैठक होती है 2 दिन बाद, उसमें जो है राजेंद्र प्रसाद जी सदस्य रहते हैं, स्थायी सदस्य रहते हैं। और 13 दिसंबर को, ठीक है, 12 के बाद 13 दिसंबर आता है। 13 दिसंबर बच्चे, यहाँ से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। अब 13 दिसंबर आया, 13 दिसंबर को नेहरू जी उस समय थे। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने कहा उन्होंने, संविधान सभा बन चुकी थी और बैठक 2 हो चुकी थी। 13 दिसंबर को नेहरू जी आते हैं और बोलते हैं कि हम आपके सामने उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना, क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपके सामने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्देश्य, उन्होंने कहा आपके सामने उद्देश्य प्रस्ताव, इस शब्द का उपयोग उन्होंने किया था, हम आपके सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। संविधान सभा ने उस समय तो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। बट दैट टाइम उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि हम जो इसी समय आपको जो है निर्णय दे देंगे, ठीक है ना। तो उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस समय उन्होंने ये तय किया था कि नहीं, हम इसी को तुरंत ही आपको उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं, इसको संविधान में जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए। और संविधान सभा का गठन इसीलिए हुआ था कि हम संविधान का निर्माण करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, हर संविधान की बैठक में कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता था। 13 दिसंबर को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, बच्चे याद रखना, प्रश्न पूछता है, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव हो गया प्रस्तुत, अब क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव हो गया प्रस्तुत। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हो गए बच्चों, तो अब क्या हुआ कि संविधान सभा स्वीकार तो कर ली, लेकिन उस समय उसने मुहर नहीं लगाई थी कि हम इसको संविधान में रखेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद, क्योंकि दिसंबर चल रहा था 1946, और 1947 22 जनवरी 1947 का बच्चे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया,
ठीक है। तो वहाँ से प्रस्तावना शब्द आया, क्योंकि यहाँ पे बात कही गई तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था इसी उद्देश्य प्रस्ताव को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जब इसको संविधान का विकास हुआ तो इस शब्द को सोचा कि उद्देश्य प्रस्ताव दो शब्द अलग अलग हैं, दो शब्द एक ही हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमको ये ना क्यों करते हैं, क्योंकि हम प्रस्तावना, हम इस संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव में वो सारी चीज़ें बताई गई थी, संविधान का दर्शन बताया गया। संविधान को पढ़ने से पहले जो लोग प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ लेंगे उनको संविधान के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। इस उद्देश्य से नेहरू जी ने इसको प्रस्तुत किया था। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय तो उद्देश्य प्रस्ताव था, लेकिन आगे चल के इसी शब्द को प्रस्तावना में बदल दिया गया कि दो शब्द उद्देश्य प्रस्ताव क्यों ना हम इस प्रस्ताव को ही प्रस्तावना बोल दें। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव, कहते हैं ना, प्रस्ताव पेश किया जाए, ये प्रस्ताव आया है, फलाने राजा के यहाँ से प्रस्ताव आया है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, आप साथ जुड़ जाएंगे। आपने कहानियाँ सुनी होगी उस समय जब राजा महाराजाओं के युद्ध पिक्चर में देखते हैं कि फलाने राजा, आमेर के राजा के यहाँ से प्रस्ताव आया है कि वो अपनी बेटी की शादी हमारे पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो प्रस्ताव आता था, तो प्रस्ताव सॉरी बच्चों, तो प्रस्तावना, आगे वही शब्द विकसित हुआ प्रस्तावना के रूप में। तो वो शब्द प्रस्तावना के रूप में बच्चों विकसित हो चुका है। अब क्या हुआ कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ये भी याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या स्वीकार कर लिया था, प्रस्तावना को, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं अब बता देता हूँ बच्चों आपको कि उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, ये प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, संविधान के प्रस्तावना का क्या मतलब है, अर्थ क्या है। तो प्रस्तावना बच्चों संविधान का सार है, सार तत्व है। संविधान का क्या है, सार तत्व। सार तत्व का मतलब होता है निचोड़ है, सारा कुछ उसी में दर्शन है। संविधान सभा का मतलब भारतीय संविधान का दर्शन छिपा हुआ है। भारतीय संविधान क्या छुपा हुआ, दर्शन, परिणाम है। मतलब आप समझ सकते हैं प्रस्तावना उद्देश्य क्या है, परिणाम है, इसलिए प्रस्तावना का उद्देश्य मतलब ये दर्शन सार तत्व का मतलब है। अगर कोई चीज़ आप स्टार्टिंग में जान लेते हैं, मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि ये ऐसा ऐसा होने वाला है, आप इंट्रोडक्शन के रूप में आपको पहले बता दिया, तो बच्चे दिमाग में बन गया, मानसिकता बन गई कि नहीं ऐसा ऐसा है आगे ऐसा ही कहानी में होगा, तो आपके अंदर मानसिकता बन गई, आप वैसा ही सोचते चले जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको पहले हम नेगेटिविटी भर देते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो आपके अंदर नेगेटिव रहेगा, बाद में भले ही हम लोग पॉजिटिव करें, लेकिन आपको हमेशा वो नकारात्मक ही आपके दिमाग में भरा रहेगा। ऐसा ही आप देखते होंगे जब यूपीएससी की बच्चे आप जब मेंस का आप लिखते हैं, लिखने के बाद जब आप लिखते हैं एक मिनट, जब आप लिखते हैं ये कॉपी में आप लिखा, तो यहाँ पे पहला चैप्टर में आप इंट्रो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इंट्रो। इसके बाद आप बॉडी बनाते हैं, मतलब उसका बीच का जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीच में क्या लिखना है आपको। इसके बाद लास्ट में आप कंक्लूड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, कंक्लूड कर देते हैं। 3 पार्ट में आप चीज़ों को डिवाइड करते हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं, जब एग्जामिनर आता है, पहला प्रश्न देखा कि भारतीय संविधान की व्याख्या करिए 150 शब्दों में, तो आपने इंट्रोडक्शन बढ़िया लिखा, एग्जामिनर ने पढ़ा, एग्जामिनर ने देखा कि इंट्रोडक्शन लड़के ने बहुत अच्छा लिखा है, उसके अंदर मानसिकता बन गई कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे इसको जो है 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में देना है। मानसिकता उसके अंदर बन गई कि 3 नंबर, भाई 10 में 10 तो देता नहीं है ना, तो ये मत सोचिए कि 10 में 10 मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटी का सब्जेक्ट मान लीजिए रहेगा तो वहाँ पे संभावना कम रहती हैं, बट हो सकता है उसके अंदर मानसिकता बन गई कि नहीं मुझे 5 नंबर देना है, मान लीजिए बन गई मानसिकता इंट्रोडक्शन पढ़ने से उसके अंदर बन गई, क्योंकि इंट्रोडक्शन इतना बेहतरीन तरीके से आपने पेश किया, और बॉडी में जाके एक पॉइंट गलत हो गया, मान लीजिए करंट का कुछ जोड़ना था, वो गलत डेट थी या गलत कुछ था, अब उसकी मानसिकता थी 5 नंबर देने की, तो मानसिकता नहीं बदल जाएगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन से उसके अंदर मानसिकता बदल चुकी आ गया था कि नहीं ऐसा कुछ होगा। तो थोड़ी सी अगर गलती थी, लेकिन उस निगलेक्ट करते हुए चलेगा, क्योंकि निगलेक्ट इतना नहीं कर देगा कि आप बिल्कुल गलत ना लिखे हो, तो जो आपको पूरा वही है। मतलब अगर थोड़ी सी गलती थी, मिस्टेक, मान लीजिए आपकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, मान लीजिए हिंदी में थोड़ी मिस्टेक थी, तो वो थोड़ा सा उसको निगलेक्ट कर देगा, बड़ी गलती नहीं, छोटी गलती को निगलेक्ट किया, आगे बड़ा कंक्लूजन देगा, अच्छा ठीक है, हाँ 5 बे के चला था, अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे गलती थोड़ी सी थी, चलो ठीक है, 5 की मानसिकता बना के चला था, मैं 4 नंबर इसको देता हूँ 10 में, खटाक आगे निकल गए। तो इंट्रोडक्शन से उस चैप्टर का, उस कहानी का, उस बुक का हमको पता चल जाता है। वैसे ही संविधान का जब अगर इंट्रोडक्शन आप पढ़ लिए, प्रेम्बल पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, तो आपके अंदर मानसिकता बन जाती है कि संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान किसके बारे में बताता है, संविधान किसकी व्याख्या करता है, कैसे न्याय के बारे में बताता है, कैसे
स्वतंत्रता की बात करता है, कैसे बंधुत्व की बात करता है, कैसे समानता की बात करता है, क्या संविधान का अर्थ निकल आता है, यहाँ पे संविधान न्याय करेगा कि नहीं करेगा, क्या क्या है क्या नहीं, मतलब सारा हमको पता चल गया। अब आगे संविधान पढ़ेंगे आसान हमको लग रहा है। हाँ भाई, यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करी गई थी, इसकी बात करी गई थी, तो वहाँ पे चीज़ें हमको सारी चीज़ें जो है क्लियर कट हो जाती हैं, हमको वहाँ से चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आने लगती हैं। तो कई बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोगों ने चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि संविधान का प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उनका कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि जो है कि ऐसे ही आसानी से कह रहे, उनका कुछ ना कुछ उसमें अर्थ निकल के आया, तब जाके उन्होंने कहा कि संविधान क्या है, उसकी क्या है, आत्मा है। उनका मतलब इसी था कि संविधान की आत्मा इसलिए कि संविधान का इसमें दर्शन छिपा हुआ है, संविधान का सारा सारता तो छिपा हुआ है, संविधान के बारे में सारी जानकारी मिल जाती, इसलिए उन्होंने कहा था, किसी बड़े विद्वान ने कहा कि संविधान का प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, याद रखना। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ और आगे मैं चीज़ें आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं उस पीपीटी के माध्यम से एक बार आपको प्रस्तावना पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। हम भारत के लोग, भारत को पूर्णतः एक बार पढ़ देते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा बच्चों। एक मिनट, यहाँ से मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, आप समझिएगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब सारे भारत के लोगों की बात हो रही है, ठीक है ना। एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी, संपूर्ण एक शब्द हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी दूसरा शब्द हो गया, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, ठीक है। तो कैसा, लोकतंत्रात्मक शब्द अलग है, गणराज्य अलग है, रिपब्लिक शब्द अलग है, लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक। हमारा देश कैसा है, जनतंत्रात्मक, जनतंत्रात्मक मतलब लोकतंत्रात्मक, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उस प्रतिनिधि के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। जब सारे प्रतिनिधि चुन जाते हैं लोकसभा के, वो लोग अपने से एक को प्रधानमंत्री चुनते हैं। मतलब कि जनता की बात, क्योंकि जनता हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ना कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष है। सूर्य कई देशों में है जहाँ पे कोई भी काम करना पड़ता है, मान लो वहाँ पे क्या जनमत संग्रह कराते हैं, क्या करा लेते हैं, जनमत संग्रह करा लिए। मान लीजिए हमको प्राइम मिनिस्टर हटाना है, बुलाए सब लोग को, अच्छा सब लोग वोट डालो, सब लोग डाले, अच्छा ये इसको हटाना, हटा दो। कई देशों में से देखने, स्पेन स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो वहाँ पे जन्म अप्रत्यक्ष, मतलब वहाँ दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो क्या है बच्चों, एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जब बात करता हूँ मैं अपने यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पर लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता खुद निर्णय लेती है। यहाँ पे हम लोग का लोकतंत्र तो है लेकिन अप्रत्यक्ष, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। हम क्या चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि। राज्य में हम क्या चुनते हैं, विधायक चुन लिए हमने, विधायक चुना है। तुम्हारे ज़िले में कौन सा विधायक है, पता करिए, पता है, बताइएगा हमको कौन सा विधायक, कौन सा आपके यहाँ पे MA मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP कौन है, और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, भारतीय से मतलब विधानसभा का अध्यक्ष, जिसे विधानसभा सदस्य बोलते हैं विधायक, और जो सांसद कौन है ये आप मुझे बताइएगा। तो वहाँ पे प्रतिनिधि चुनते हैं हमने, मान लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम खुद नहीं निर्णय लेते, हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं। मान लीजिए मैंने जो है विधायक के रूप में फलाने को चुना, मतलब वो जो राज्य में जो मुख्यमंत्री के तरीके, मतलब जो हमारा विधानमंडल में हमारा प्रतिनिधित्व करता है, एक हमको सेंटर में प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए कि भाई हमको सेंटर में अपनी बात पहुंचानी है, तो हम अपना क्या चुनते हैं, एक सांसद चुनते हैं। क्या चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, लोकसभा सदस्य चुनते हैं। क्या चुनते हैं, लोकसभा सदस्य चुनते हैं। ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, कतई घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि नहीं बताऊंगा, मैं चीज़ें आपको बताऊँ। सांसद के रूप में हम क्या चुनते हैं, लोकसभा चुनाव होता नहीं, लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य चुनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सुनते हैं कि नहीं चुनते बच्चों, चुनते हैं। तो ये दिमाग में रखना कि लोकसभा सदस्य चुने, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक लोग को चुना हमने, और यहाँ पे विधायक को चुना गया हमका कि हमारा विधानसभा में प्रतिनिधित्व करना, हमारा राज्य में, और ये हमारा कहा कि हम केंद्र में करो जाके, दिल्ली में बैठ के तुम करो, तुम लखनऊ में करो जाके, ठीक है, हर राज्य का अपने राजधानी में बैठ के। तो हम लोग चुन लिए, हमको कोई बात रखनी तो हम विधायक को पहले बोलेंगे, विधायक साहब ऐसा ऐसा है मामला, ऐसा ऐसा होना चाहिए, अगली बार चुनाव वोटिंग नहीं मिलेगी। और लोकसभा के पास हम गए, हम केंद्र में ऐसे जाओ, ऐसा होना चाहिए, तो हम अपनी बात डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से नहीं बोलेंगे जाके, हम बुलवाएंगे जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं। लेकिन कई देशों में ऐसा होता है कि वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है ना। वहाँ पे लोकतंत्र तो है लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए मैं आज क्लास को मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 क्लियर कट होती चली जाएँ। यहाँ पे आपको ये ना पता चले कि नहीं बच्चों आपको कोई दिक्कत जा रही है। अगर कहीं भी दिक्कत जाए मुझे तुरंत बताइएगा कि नहीं सर
यहाँ इस चैप्टर में आप बता तो चुके क्योंकि हम लोग उस समय थे नहीं, मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं थी, लेकिन हम बता के आगे निकल गए थे। आप बताइए हमको। तो आप समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय मिलेगा आपको, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। मैं भी आगे बताऊंगा 5 स्वतंत्रताएं हैं, 3 प्रकार की क्या है, न्याय हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, कोई विचार रखना रखो, मैं यहाँ पे कुछ भी बोल सकता, मेरे विचार रखने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की कोई धर्म मानूं मेरी स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समानता अवसर की समानता। मैं अगर एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ। अवसर की समानता, मैं जैसे मैं दे सकता हूँ वैसे ही एक और दूसरा व्यक्ति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कोई भी, वो सब लोग इक्वल हैं। अवसर की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है। कोई प्रतिष्ठित है तो यह नहीं कि आप इस कास्ट से हैं तो आप प्रतिष्ठित नहीं, सब अवसर की समानता, ठीक है। उन सब व्यक्ति में गरिमा और एक राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुनिश्चित करने की बंधुता। बंधुता कैसी है, राष्ट्र सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। राष्ट्र सब लोग चाहते हैं राष्ट्र एक रहे, अखंड रहे, खंडित ना हो, अखंड रहे, मतलब उसको खंडन ना हो सके, उसे बोलते हैं अखंड। बंधुता हमारे अंदर है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करके संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 प्रश्न पूछता है कि कब संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। संविधान, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, शब्द याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। मिति, मार्ग, शुल्क, सप्तमी, सम्मत 2006 विक्रमी, याद रखना सम्मत 2006 विक्रमी में कभी कभी पूछता है कि कौन से विक्रमी सम्मत में, 2006 विक्रमी सम्मत चल रहा था उस समय। मार्ग, शुल्क कौन सा महीना था, मिति, मार्ग शीर्ष, ठीक है, सप्तमी, मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है। एतद द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। आत्मा के द्वारा अर्पित, मतलब आत्मा को अर्पित, मतलब आत्म रूप में समर्पित करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसी बात को किसी ने, ऐसे लोगों ने इनको बनाया जिसको सब लोग आज मानते हैं। जब कोई न्यायालय में जाता है, न्यायालय में मान लीजिए न्याय देना होता है, तो न्यायाधीश जो होता है वो क्या संविधान के अकॉर्डिंग ही न्याय करता है। जब उसको कोई डाउट होता है तुरंत उद्देशिका उठाता है, तुरंत संविधान की प्रस्तावना उठाएगा, देखा फटाफट, अच्छा हाँ, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात करी गई है, तुरंत बोलेगा कि नहीं अवसर की समानता की बात करी गई है, तो अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात करी गई है, तो समझ जाइए बच्चों की अवसर की समानता की बात करी गई है, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं नहीं अवसर की समानता की बात तो करी गई है, तो हाँ अवसर, हाँ यहाँ पे सही है, इसको देना चाहिए। तो ऐसे करके चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है बच्चों। अब मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँ, आपको कोई डाउट न रह जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में यहाँ तक तो आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो फिर जो है आप मुझे बताइएगा। मैं इसको जो है अगली क्लास में कभी भी जब आऊँगा तो आपके डाउट एक बार मैं लिख लूँगा, उन डाउट को फिर मैं क्लियर कट करूँगा। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ चुके थे और मैं एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ पर मेरा कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है बताने वाले थे, ठीक। अब यहाँ पर मैं कुछ और आपको चीज़ें बताऊंगा जो नई चीज़ें, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं बाद में दूँ। पीडीएफ सबका है, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो हाथन से नोट बनावे सफलता उसी को है। मैं एक बार नोट मैं बोल भी चुका हूँ बच्चों की ये भी होता है। तो आप थोड़ा सा पीडीएफ की जगह थोड़ा सा पढ़ाई, मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो प्रस्तावना के बारे में मैं थोड़ा सा अब आपको चीज़ें बताते हुए चलूँगा क्लियर कट किया। जो प्रस्तावना शब्द है वो कहाँ से आया था, विचार कहाँ से आया, और सारी चीज़ें हम लोग इसी में देखते हुए, प्रस्तावना परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, इन्फोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है कि नहीं है, सब कुछ। प्रस्तावना की अगर विचार की बात करूँगा बच्चों में, विचार, तो विचार आया था अमेरिका के संविधान से, ठीक है ना, अमेरिका से। भाषा की बात करूँगा मैं, भाषा, तो भाषा आई थी ऑस्ट्रेलिया से आई थी बच्चों, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से आई थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी, ठीक है ना। तो भाषा कहाँ से आई थी बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से आई थी। 2 शब्द याद रखेंगे, विषय, विचार पूछता है, विचार या पूछता स्रोत कहाँ से है इसका, प्रस्तावना का। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले लिखित संविधान, भारतीय संविधान अमेरिका का है, इसके बाद भारत का है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, याद रखिएगा। 2 शब्द याद रखिएगा। तो भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस बात को दिमाग में आपको जो है रखना पड़ेगा बच्चों। भाषा कहाँ से ली गई है, भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर मैं आपको बात करूं, अभी मैं बात कर रहा था ना, कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है,
कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, कितने प्रकार के बंधुत्व की बात करी गई है, पूछता है प्रश्न, कितने प्रकार की बंधुत्व की बात करी गई है, और एक मिनट, और कितने प्रकार के समानता की बात करी गई है। समानता, ठीक। अब न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई बच्चों? 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, याद रखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। और स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, विचार, खुल के बोलने के विचार, देख लीजिएगा बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको ये कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ भाषा बता दिया हूँ मैं आपको, ठीक है बच्चे, याद रखना चीज़ों को। विचार की स्वतंत्रता हो गई। एक मिनट बच्चों, विचार की स्वतंत्रता होगी। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की स्वतंत्रता, याद रखना, पूछता है प्रश्न, धर्म की स्वतंत्रता है कि धर्म का न्याय है? धर्म की स्वतंत्रता है बच्चों, ठीक है ना। उपासना, 1 2 3 4 5 प्रकार की क्या होगी? स्वतंत्रता की बात करी गई है, ठीक है ना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई। बंधुत्व कितने प्रकार की बात करी गई है? 2 प्रकार के बंधुत्व की बात करी गई है, नहीं सॉरी, 1 प्रकार के बंधुत्व की बात करी गई है, 1 प्रकार के बंधुत्व की बात करी गई है, कहाँ गया? 1 प्रकार के बंधुत्व की बात करी गई है, ठीक है ना। और कितने प्रकार के समानता की बात करी गई है? 2 प्रकार की समानता की बात करी गई है, ठीक। कौन कौन समानता? अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है। बंधुत्व, एकता, अखंडता बनाए रखना है, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता बनाए रखना है, तो ये भी बात दिमाग में रखना है। तो कौन से क्या कहते हैं? देश की एकता, अखंडता का उल्लेख किसमें किया गया है? यहाँ पे बंधुत्व में किया गया। देश की एकता, अखंडता का उल्लेख कहाँ किया गया है? यहाँ पे किया गया, बंधुत्व में किया गया, ठीक है। देश की एकता, अखंडता का उल्लेख। एक मिनट में थोड़ा सा इसको कहाँ पे बचे, यहाँ पे बंधुत्व की जब बात करते हैं हम लोग, बंधुत्व की बात अगर करेंगे तो देश की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा, यहाँ पे बात करिए देश की एकता, अखंडता एवं व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, ठीक। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मैं इसलिए आपको चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जानी, इसकी पीपीटी की आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, तो ये यहाँ से आप 1 मिनट यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं भी थोड़ा देर के लिए रुक जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलना चाहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। भाषा की बात मैं बता दिया था, भाषा कहाँ से है, और भाषा की बात मैंने कर दिया था। विचार कहाँ से? अमेरिका से। भाषा ऑस्ट्रेलिया से। न्याय 3 प्रकार के हैं, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। अब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। बंधुत्व 1 प्रकार का, देश की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। और प्रतिष्ठा 2 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब न्याय की बात करते हो, अच्छा पूछता है कई बार कि न्याय कहाँ की क्रांति से, मतलब कहाँ से लिया गया है न्याय? क्योंकि मैंने बताया ना, भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, स्रोत विचार कहाँ से लिए, स्रोत मतलब संविधान प्रस्तावना का विचार है, स्रोत कहाँ से है? अमेरिका से लिया गया है। तो न्याय कहाँ से लिया गया है पूछता है, कई बार पूछता है कि न्याय कहाँ से लिया गया बच्चों। तो न्याय की जब बात करेगा तो न्याय लिया गया रूस की क्रांति से, रूस से नहीं, रूस की क्रांति से, शब्द पकड़िएगा, रूस की क्रांति से, याद रखिएगा। न्याय की जब बात करते हैं तो न्याय का जो विचार है रूस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अगर मतलब 3 चीज़ की बात की जाए इनकी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व,
5 प्रकार की स्वतंत्रता, 1 प्रकार का बंधुत्व, 2 प्रकार की समानता। ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कई बार प्रश्न आता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, याद रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई बच्चों कि नहीं आ गई हैं बच्चों? ठीक है, क्योंकि अब ये पीपीटी हो गई थोड़ा बड़ा, तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर से। अब बात की जाती है कि स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया संविधान में? प्रस्तावना के अलावा कहाँ पर स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जब संविधान पढ़ेंगे आगे तो उसमें मूल अधिकार आएंगे। क्या आएंगे? फंडामेंटल राइट्स आएंगे, मूल अधिकार आएंगे। मूल अधिकार में तो मूल अधिकार जब आएंगे तो वहाँ पर संविधान में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया गया। 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया गया। पूछ लेता है कि संविधान में प्रस्तावना के अलावा कहाँ पर संविधान में स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग किया गया? तो मूल अधिकार में, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करेगी? 6 प्रकार की स्वतंत्रता, याद रखना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करेगी, याद रखना। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बनने की प्रस्तावना, यहाँ पे जो है, यहाँ पे संभावनाएं बन जाती हैं कि प्रश्न कैसे बनेगा। क्योंकि यहाँ से अगर आप समझ गए तो आसान रहता है आपको चीज़ों को करने में। ठीक है ना, क्योंकि कई बार होता है कि प्रश्न बनता तो है, कई बार होता प्रश्न बनता तो है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते, क्योंकि बच्चे सोचते हैं यार यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ से बनने की संभावना नहीं है। लेकिन बता दूँ, स्वतंत्रता की बात करता है तो संविधान के 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। ठीक है ना, यहाँ पे आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन केवल स्वतंत्रता की बात 19 आर्टिकल में करी गई है और 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहली हो गई, संघ और समूह बनाने की स्वतंत्रता हो गई, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो गई, विचरण करने की स्वतंत्रता हो गई, निवास करने की स्वतंत्रता हो गई, प्रकृति मतलब पेशा, तुम्हारा पेशा मतलब कोई व्यापार करना है, कोई पेशा खोलना है तो उसकी स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है ना, विचरण करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और अब मतलब कहीं भी विचरण करना है, कहीं पे जाना है, संचरण करना है, विचरण करना है, घूमने टहलने की, ये स्वतंत्रता हो गई। सम्मेलन करने के मतलब आप कोई धरना देना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, तो वो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है ना, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, कोई भी शब्द कुछ भी बोल सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता की गई है। सम्मेलन की हो गई बात। ठीक है ना, इसके बाद निवास, कहीं पर भी आप निवास करते हैं, भारत पर कहीं पर भी। अब तो आप जम्मू कश्मीर में भी ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले नहीं रह सकते थे जब आर्टिकल 371 था, 370 था और 31 था। ठीक है ना, तो वहाँ पे जब हट गया ये सारा, जब यूटी बन गया तो वहाँ पे भी रह सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे पेशा, कोई व्यापार कर सकते हैं, संघ समूह, कोई संघ बना सकते हैं, कोई समूह बना सकते हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ संविधान के आर्टिकल 19 में है। ठीक है, और इसके बाद और कहाँ पे मिलती है? 5 प्रकार। और प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं, 5 प्रकार की। कहाँ प्रस्तावना? मूल अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? मैं सोचता हूँ आ रही होंगी। ठीक है, अब स्वतंत्रता के बाद मान लीजिए मैं बात कर रहा था न्याय। न्याय कहाँ पर उल्लेख किया गया है? भाई न्याय शब्द तो कहीं पर उल्लेख किया गया होगा ना, 3 प्रकार। संविधान में कहाँ पर किया गया? संविधान में डीपीएसपी की बात करता हूँ। डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी में न्याय शब्द का उल्लेख किया गया, मतलब संविधान के अनुच्छेद कहाँ से 35 से 51 के बीच में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है संविधान में किसका उल्लेख किया गया? डीपीएसपी, संविधान में डीपीएसपी का उल्लेख किया 36 से 51 के बीच में। ठीक है, तो वहाँ पे आर्टिकल 38 में न्याय की बात करी गई है। कहाँ पर? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, वहाँ पर भी इसकी बात करी गई है, किसकी? न्याय की बात करी गई है। प्रस्तावना के अलावा, प्रस्तावना में न्याय की कितने प्रकार की न्याय की बात करी गई? 5 प्रकार की न्याय। ठीक है ना, 5 प्रकार के, 3 प्रकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय, 3 प्रकार की न्याय की प्रस्तावना में बात करी गई है। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ एकता, अखंडता, बंधुत्व की बात करी गई। कहाँ पे करी गई है? तो मूल कर्तव्य में बात करी गई। एकता, अखंडता, बंधुत्व, मतलब बंधुत्व शब्द का उल्लेख कहाँ पर और किया गया संविधान में? तो मूल कर्तव्य में किया गया। कहाँ पर किया गया बच्चे? मूल कर्तव्य में किया गया, मूल कर्तव्य में किया गया है, कर्तव्य में। ठीक है, बंधुत्व का उल्लेख संविधान के अलावा, प्रस्तावना के अलावा कहाँ पर है? मूल कर्तव्य में मिलता है बंधुत्व। ठीक है ना, देश की एकता, अखंडता, जो मूल कर्तव्य है। बंधुत्व क्या है? देश की एकता, अखंडता, देश की एकता, अखंडता। मूल कर्तव्य क्या है? देश की एकता, अखंडता, देश की एकता, अखंडता ये मूल कर्तव्य है। बंधुत्व है, देश की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व कहाँ पर इसका उल्लेख है संविधान के, और कहाँ पर है? मूल कर्तव्य पर है। ठीक है ना, ठीक है, याद रखना। 5A
भाग 5A में है, अनुच्छेद 51 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितने मूल कर्तव्य हैं, 12 मूल कर्तव्य, तो सब मैं पढ़ाऊँगा आपको आने वाली क्लास में। धीरे धीरे चलेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी और आसानी से आपको समझ में अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो मुझको अगली क्लास में भी डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन मुझे एक पॉइंट और दिमाग में आ रहा है, जो मेरे दिमाग में तुरंत आ रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि पीपीटी इसमें कुछ और ऐसे पॉइंट हैं जो अभी बताने बाकी हैं, लेकिन उसको मैं अगली क्लास में करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है क्लास शायद बड़ी ना हो जाए। लेकिन एक पॉइंट और बताऊँगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा समझिएगा। तो एक मिनट में इसका थोड़ा सा चले जाता हूँ। तो प्रस्तावना में जब बात करता हूँ प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में एक शब्द और है, थोड़ा इसको समझिएगा। नहीं, प्रस्तावना का नहीं, लेकिन इसको एक थोड़ा सा अलग से पॉइंट है कि जो प्रस्तावना है या डीपीएसपी है, प्रवर्तनीय, दो शब्द आते हैं ना, प्रवर्तनीय अपरिवर्तनीय, फोर्सिएबल या नॉन फोर्सिएबल, मतलब फोर्सिएबल है कि नहीं, ठीक है ना, मतलब ये जस्टिसिएबल है कि नहीं, जस्टिसिएबल, मतलब न्याय योग्य है कि नहीं है। डीपीएसपी मूल अधिकार, कई बार प्रश्न आता है कि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, बदले जा सकते हैं, परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है, 4 चीज़ याद रखिएगा। तो प्रस्तावना पूछता है कि अपवर्तनीय है कि परिवर्तनीय है, मतलब संविधान में न्यायालय द्वारा इसे वाद योग्य है कि नहीं है। तो याद रखना, ये अपवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय मतलब वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, याद रखना है, वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी भी अपवर्तनीय है, डीपीएसपी भी क्या है, अपवर्तनीय है। मूल अधिकार केवल प्रवर्तनीय है, ये क्या है, प्रवर्तनीय, मतलब कि अगर कोई कानून आता है संविधान सभा द्वारा, संविधान मतलब संसद द्वारा या मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा कोई अध्यादेश राज्यपाल द्वारा लाया जाता है और मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो 6 कितने मूल अधिकार हैं, मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अभी 6 मूल अधिकार हैं। कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं। कौन सा मूल अधिकार हटा है, जो संपत्ति का अधिकार था हट गया था। कौन से आर्टिकल में था, सारा बताऊंगा मैं, कब आर्टिकल में, कौन से 300 में कहाँ पर है, सब कुछ बताऊंगा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सब आएगा। तो मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। आप तुरंत जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, 2022 के तहत जाएंगे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और एक सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है। इसको डायरेक्टली शक्तियाँ तो नहीं मिली हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संसद अगर चाहे तो अपने रिट क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकता है। रिट जो होती हैं, जो रिट नहीं हम दायर करते हैं, अगर हमारे संविधान का हनन हो रहा है तो हम लोग कहते हैं रिट जाओ, परमादेश की रिट दायर कर दो। जहाँ अधिकार परीक्षा की रीत, अधिकार हमारा है जानने की, पूछने का अधिकार है, उसकी रिट दायर कर दो जाके, क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो जो रिटें हैं, उस रिट का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकता है संसद, कानून बना सकता है और रिट का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकता है। रिटें जो होती हैं, पेटिशन जिसे कहते हैं, उनका क्षेत्राधिकार बढ़ा सकता है, याचिकाओं का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकता है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे वाले न्यायालय होते हैं, आर्टिकल 32 के 3, आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट आता है, लेकिन आर्टिकल 32 के 3 के तहत अगर संसद चाहे तो कानून बना सकता है और अधीनस्थ न्यायालय को शक्ति दे सकता है कि आप भी मूल अधिकार में अगर कोई बात है, मूल अधिकार में अगर कोई बदलाव आ रहा है, कुछ है, तो आप तक बात पहुंचाई जाएगी, तो आप भी इसका निर्णय ले सकते हैं, आपके पास शक्ति दी जा सकती है। लेकिन आज तक संविधान में संसद ने कोई ऐसा काम नहीं किया, कभी ऐसी किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को शक्ति नहीं दी, ऐसा नहीं किया। लेकिन संसद के पास शक्ति है, अगर चाहे तो वो कर सकती है। याद रखें, मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार याद रखिएगा प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय। इसी प्रकार मूल कर्तव्य क्या है, ये भी अपवर्तनीय है, याद रखने। डीपीएसपी अपवर्तनीय है, प्रस्तावना अपवर्तनीय है और ये प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय, याद रखना, ठीक है ना। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य क्या, अपवर्तनीय, मतलब मूल कर्तव्य या डीपीएसपी प्रस्तावना में कोई ऐसा कानून संसद बना देता है, या आप क्या कहते हैं अध्यादेश कोई पारित हो जाता है, संसद विधानसभा कोई ऐसा कानून बना दे, तो आप कहते हैं कि नहीं, हम न्यायालय के पास जाएंगे, न्यायालय के पास जाके हम बोलेंगे कि नहीं इसमें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, इसको बदला जाए, तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपवर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है तो पूछता है तो क्या इसमें बदलाव हो सकता है, प्रस्तावना में बनाए गए कानून को न्यायालय द्वारा बदला जा सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता, क्योंकि प्रस्तावना अपवर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी में कोई बदलाव किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कोई अगर मैटर है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, डीपीएसपी के लेके नहीं जा सकते हैं। मूल कर्तव्य को लेके आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, ये अपवर्तनीय है। इस बात को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से ही बता दिया गया था कि ये अपवर्तनीय है, इतना बड़ा क्षेत्राधिकार हम नहीं बढ़ाएंगे। ये केवल मूल अधिकार में अगर कुछ
बदलाव कुछ ऐसा है कि जो संविधान मतलब जो ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जो संविधान के मूल अधिकारों के हमारे मूल अधिकारों को हनन करते हैं, उन मूल अधिकारों के विरुद्ध नियम बनाए गए हैं, तो आप जा सकते हैं आप सर्वोच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि आप उच्च न्यायालय जाइए 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, आप हाई कोर्ट जाइए। अगर वहाँ नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तभी तो कहा था अम्बेडकर जी ने कि हमारा रक्षा अधिकार, हमारा जो रक्षक है संविधान सभा का मूल अधिकार का रक्षक कौन सा आर्टिकल है 32 को संविधान का रक्षक बताया गया है, कवच बताया गया। ये हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है ना। संविधान की आत्मा भी कहा है, किसी ने इसको कहा है, किसी ने प्रस्तावना को कहा है। सबके अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग कहने, सबने अलग अलग तरीके से इसको प्रूफ किया है। तो यहाँ तक मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है। अभी मैं अगली क्लास में बताऊँगा प्रस्तावना में एक बेरुवारीवाद आता है 1960 में, और इसके बाद केशवानंद भारती आता है। क्या आता है, केशवानंद भारती। 2 वाद के बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अगर आप क्यूरियस हैं तो मुझे बताइएगा कि बेरुवारी आता है, एक बेरुवारीवाद आता है 1960 में आता है। इसमें कहा जाएगा कि प्रस्तावना प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें साफ साफ बोला जाएगा, ठीक है। वहाँ से होगा 1973 में, 13 साल बाद आता है केशवानंद भारतीवाद। सबसे बड़ी बेंच लगती है इसकी, सबसे बड़ी क्या लगती है, बेंच। सबसे बड़ी क्या लगती है बच्चे, इसमें बेंच लगती है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा कॉल आ गई थी। हेलो, तो मैं क्या बता रहा था, बच्चों को थोड़ा सा कॉल आ गई थी, चलो हटाइए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहाँ बताता है, बेरुवारी में बोलता है कि पार्ट नहीं है, लेकिन तुरंत जो है कुछ दिनों बाद क्या आता है बच्चों, कुछ दिनों बाद आता है केशवानंद भारतीवाद आता है। क्या आता है, केशवानंद भारतीवाद आता है। केशवानंद भारतीवाद आता है 1973 में। इसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना प्रेम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा गया था, ये इसके बारे में बताऊंगा। इसमें कहा जाता नहीं है, इसमें कहा जाता है। क्यों है, क्यों उसने अपने 13 साल पहले जिस बात को उसने नकारा था कि पार्ट नहीं है, उसको 13 साल बाद उसने स्वीकार कर लिया संविधान न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने। और बता दूं केशवानंद भारती सीकरी साहब इसके अध्यक्ष थे, इस समय जस्टिस थे, सीकरी साहब की अध्यक्षता में हुआ था। और सबसे बड़ी बेंच थी, 13 बेंच थी, 13 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच। पूछता है कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच किस वाद में आई थी, तो केशवानंद भारतीवाद में था। ये मूल संविधान मतलब मूल जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में ये वाद आया था, ये मतलब मामला गया था वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट गया था। तो वहाँ पे कहा गया था प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आपको बच्चों क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।